2019 का हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी कर चुके थे, साइंस का बचा हुआ था। तो साइंस में फिजिक्स और बायोलॉजी दोनों एक ही साथ कर दे रहे हैं क्योंकि सवाल की संख्या कम था दोनों का। ठीक है, दोनों एक ही साथ हम लोग कर दे रहे हैं। 2019 के फर्स्ट शिफ्ट का ये साइंस होगा जिसमें फिजिक्स और बायोलॉजी दोनों शामिल है, फिजिक्स और बायो दोनों शामिल है। थोड़ा सा देख लेते हैं इसका सवाल। पहला सवाल है कि मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए, अगर अशुद्ध रक्त होगा तो उसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। रक्त में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, CO2 होगा। क्योंकि अशुद्ध रक्त को ये कौन परिवहन करता है, वो शीरा करता है और प्लस कौन करता है, फुफ्फुस धमनी करता है, जिसको पल्मोनरी धमनी बोलते हैं। मतलब शरीर का जो अशुद्ध रक्त है वो एक तो शीरा से प्रवाहित होता है और एक जो प्रवाहित होता है फुफ्फुस धमनी से। बाकी शुद्ध रक्त होता है मतलब जिसमें ऑक्सीजन घुला हो। क्योंकि आपको पता है कि रक्त में शरीर में जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है कौन करता है, रक्त करता है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो रक्त क्या करता है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, रक्त में जो घुला हुआ हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। क्या बना लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कोशिकाओं तक जाती है और कोशिकाओं तक जाने के बाद कोशिकाओं को ये ऑक्सीजन दे देती है और वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के फिर से बना लेती है क्या कहते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। ठीक है, कब, जब ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है फिर ये लेकर के जाती है कहाँ तक, कोशिका तक। कोशिका को क्या कर दी, ऑक्सीजन दे दिया। ठीक है, अब क्या बचा, केवल हीमोग्लोबिन। अब वहाँ पर जो, क्योंकि कोशिका क्या छोड़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगी। अब कोशिका से क्या प्राप्त हो गया, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो गया, CO2। अब हीमोग्लोबिन इससे रिएक्शन कर लेगा और ये बना लेगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना लेगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और फिर ये बह करके चला आएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन चलाएगा हृदय में, और हृदय में आने के बाद जो है सो फिर क्या हो जाएगा, ये CO2 को यहाँ करके छोड़ देगा, फिर सांस के रूप में बाहर हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको क्या समझ में आया, इसका मतलब ये समझ में आया कि ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन जिस हीमोग्लोबिन में, जिस रक्त में होता है वो किससे बहता है, वो बहता है धमनी से और फुफ्फुस शिरा से बहता है। ठीक है, धमनी और फुफ्फुस शिरा से ये बहेगा शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त किसको बोलेंगे, जिसमें ऑक्सीजन घुला हुआ हो। ठीक है, और अशुद्ध रक्त किसको बोलेंगे, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुला हो। तो जो अशुद्ध रक्त बहता है वो बहता है फुफ्फुस, धमनी से और शिरा से। तो इसका मतलब आपको पूछ रहा है कि धमनी ऑक्सीजन रहित, मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो। ऑक्सीजन अगर नहीं रहे तो इसका मतलब क्या रहेगा, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त किससे बहेगा, एक तो शिरा से बहेगा और एक फुफ्फुस धमनी से बहेगा। तो शिरा तो आपका है नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, फुफ्फुस धमनी हो जाएगा। ऐसा नहीं बात है, सवाल ये था। चलिए अब देखिए, फुफ्फुस धमनी या क्या कहते हैं, फुफ्फुस शिरा या फिर शिरा, ये सारे के बारे में हम लोग बिहार SI मेंस 2020 के क्वेश्चन नंबर 4 में बताए हुए कि सिस्टोल क्या है, डायसिस्टोल क्या है, ये सारे हम लोग 2020 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है मेंस का, उसमें आप जा कर के देखिए कि क्या है। उसमें बीमारी भी बताए थे कि अगर मान लीजिए कि शिरा में या धमनी में अगर रक्तचाप बढ़ जाता है तो किस प्रकार से हाइपरटेंशन होता है, ये सारी बातें भी बताए थे। और भी बीमारी बताए थे कि अगर BP बढ़ जाए, BP घट जाए, ब्लड प्रेशर, तो फिर इस तरह में किस तरह की बीमारी होती है, ये सारी चीज़ें बताए थे। उसकी दवा वगैरह भी कुछ बताए थे, ये सारी बात बताए हुए हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट है हमारा सवाल कि आहार नाल की बाहरी परत कहलाती है। क्या कहलाता है, आहार नाल की जो सबसे बाहरी परत होती है ये सीरोसा कहलाती है। क्या कहलाती है, ये सीरोसा कहलाती है। ठीक है, चलिए अब सीरोसा क्या होता है, बाकी चीज़ें दिया हुआ, म्यूकोसा, ट्यूमेर, ये सब क्या होता है थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखिए, आहार नाल की सबसे बाहरी परत क्या होती है, सीरोसा कहलाती है। आहार नाल
अग्रभाग में मुख से प्रारंभ होकर पश्च भाग में स्थित गुदा तक क्या होता है, बाहर की ओर खुलती है। मतलब आहार नाल जो होता है ये मुख से शुरू होता है, मुंह से ही आहार नाल शुरू हो जाता है और लास्टली अंतिम जो छोर होता है इसका गुदा होता है। आहार नाल की सबसे भीतरी परत क्या होती है, म्यूकोसा। क्या होता है, सबसे बाहरी परत आप क्या देखिए, सीरोसा, और सबसे जो है सो भीतरी परत जो है वो है म्यूकेसा। ठीक है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है, यकृत होती है, जिगर होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि जो इसी का आहार नाल का हिस्सा होता है। उसके बाद देखिए यकृत शरीर की सबसे क्या है, विशाल रासायन फैक्ट्री है, क्योंकि यकृत से लीवर से कई जो है सो प्रकार की रासायनिक पदार्थ निकलती है, रासायनिक जो है सो, तो इसलिए करके इसको हम बोलते हैं हम लोग रसायन फैक्ट्री बोलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि जो होती है क्या होती है, अग्नाशय ग्रंथि होती है। और आपको पता है कि अग्नाशय ग्रंथि का जो बीटा कोशिका होता है, बीटा सेल होता है, बीटा कोशिका से क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता है। क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता है। ठीक है। चलिए ये सब बातें हम लोग ध्यान में रखेंगे इतना इससे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है, शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका जो है ये मादा जनन तंत्र का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये पुरुष जनन तंत्र का हिस्सा है। बाकी गर्भाशय जो है ये मादा जनन तंत्र का हिस्सा है, अंडाशय जो है मादा जनन तंत्र का हिस्सा है, और फैलोपियन ट्यूब जिसको अंडवाहिनी नालिका बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंडवाहिनी बोलते हैं, ये जो है सो ये भी महिला मादा का जो है सो जनन तंत्र का हिस्सा है। और आपको पता है कि शुक्राणु और क्या कहते हैं, शुक्राणु और अंडाणु ये दोनों का जो निषेचन होता है कहाँ होता है, दोनों का निषेचन कहाँ पर होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है साहब। बाकी जो है मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र, ये दोनों को हम लोग डायग्रामेटिक रूप से बताए हुए हैं। बिहार असाइनमेंट्स 2020 क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिएगा कि डायग्रामेटिक आपको बताए हुए हैं, वहाँ जाकर के आप पढ़ सकते हैं बाकी चीज़ें जो। चलिए, मनुष्य के शरीर के किस अंग या ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होती है? क्या हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। यानी वृद्धि हार्मोन जो होता है मनुष्य के शरीर से वो कहाँ से निकलता है, पीयूष ग्रंथि से निकलता है। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं पीयूष ग्रंथि के बारे में, थायराइड ग्रंथि और भी जो चीज़ें हैं। चलिए देखिए, मनुष्य के शरीर में पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन क्या होती है, स्रावित होती है। वृद्धि हार्मोन या इसी को बोलते हैं हम लोग सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन। क्या बोलते हैं, वृद्धि हार्मोन या बोलते हैं सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन। एक प्रोटीन पर आधारित पेप्टाइड हार्मोन है। बाल्यावस्था में इसकी अधिकता से वृद्धता या अतिकायता एवं कमी से क्या हो जाएगा, बौनापन हो जाएगा। मतलब अगर बच्चा में देखिए ये हार्मोन जो वृद्धि हार्मोन है ये संतुलित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि काफ़ी अधिक हो जाए फिर भी आपको क्या कहते हैं बीमारी हो जाएगा, अगर मान लीजिए कि कम हो जाए फिर भी बीमारी हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये वृद्धि हार्मोन यानी सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन अगर अधिक हो जाए तब क्या हो जाएगा कि ये शरीर जो हो जाएगा ये वृद्धता हो जाएगा, अतिकाय हो जाएगा, जिसको भीमकाय बोलते हैं। मतलब शरीर एकदम लंबा हो जाएगा, पूरा ऐसा हो जाएगा, मतलब ऐसा नहीं में पूरा जो है सो वृद्धि जितना होना चाहिए ना, वृद्धि से भी काफ़ी देखते हैं कभी कभी 8 फीट का आदमी मिल जाता है एकदम ऐसा। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें जो है वृद्धि हार्मोन क्या है, अधिक है। तो भीमकाय भी बोलते हैं इसको, अतिकाय बोलते हैं या क्या बोलते हैं, भीमकाय शरीर हो जाएगा, भीम के जैसा शरीर हो जाएगा, ऐसा में। तो इस तरह की चीज़ें अगर इसमें कमी हो जाए, मान लीजिए वृद्धि हार्मोन की कमी हो जाए तो बौना हो जाएगा। देखते हैं इतनी को तक नारियल बेचता है, इतना को ऐसे थाली लेकर के, तो हाँ इतना छोटा। तो इसका मतलब है कि उसमें वृद्धि हार्मोन की क्या हो गई, वृद्धि हार्मोन की क्या हो गई, कमी हो गई। चलिए, पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि या इसी को बैंड मास्टर कहा, बैंड मास्टर ऑफ ऑर्केस्ट्रा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बैंड मास्टर ऑफ ऑर्केस्ट्रा। ठीक है। पीयूष ग्रंथि जो है ये मटर के दाने के समान होता है, एकदम छोटा सा होता है। और ये जो है सो थैलेमस को मास्टर ऑफ द मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। देखिए, मास्टर ग्रंथि बोलते हैं पीयूष ग्रंथि को, अब पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। और मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि मतलब मास्टर का मास्टर वो कौन हो गया, हाइपोथैलेमस। कौन हो गया, हाइपोथैलेमस। ऐसा नहीं बात है, प्रिंसिपल। चलिए, उसके बाद देखिए आपका दिया होता ऑप्शन में थायराइड। क्या दिया था,
थायराइड। अब देखिए यह मानव शरीर में गले में श्वास नली ट्रेका के दोनों ओर क्या होती है, लेरिंग्स के नीचे स्थित होती है थायराइड ग्रंथि, और यहाँ से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। थायराइड ग्रंथि जो होता है कहाँ होता है, गला में जहाँ श्वास नली है ना वहाँ होता है, दोनों तरफ होता है, और जो है सो कहाँ पे होता है, लेरिंग्स के नीचे होता है, और यहीं से निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन। अगर थायरोक्सिन हार्मोन अधिक हो निकलने लगे किसी भी व्यक्ति का, तो दो तरह की बातें होती है। किसी का शरीर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फूल जाता है, मोटा बहुत अधिक हो जाता है अगर थायराइड बढ़ गया तो, या किसी किसी का ऐसा होता है काफ़ी अधिक बढ़ जाता है तो शरीर एकदम दुबला हो जाता है। ऐसा में बात है। दूसरी बात क्या होता है कि अगर थायराइड अगर बढ़ जाएगा तो प्रजनन शक्ति कमज़ोर हो जाएगी, प्रजनन शक्ति कमज़ोर हो जाएगी। पुरुष अगर है तो पिता नहीं बन, पुरुष में इसे थायराइड की शिकायत कम है, लेकिन अगर मान लीजिए हो जाता है तो उसका शुक्राणु का बनना कम हो जाएगा। महिलाएं अगर है तो महिलाओं में अंडाणु का बनना बंद नहीं होगा, मतलब डिसऑर्डर हो जाएगा, अंडाणु जो है सो मजबूत नहीं हो पाएगा, इस तरह की चीज़ें हैं। और इसके साथ साथ जो उसका पीरियड जो टाइम होता है इसमें भी अनियमितता आ जाता है, इस तरह की चीज़ें होती है। ये सारी चीज़ें होता है। इसके साथ साथ क्या होगा कि पसीना चलेगा, बीपी का थोड़ा सा शिकायत हो जाएगा, समझ रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें थायरॉक्सिन के कारण होता है। इससे क्या निकलता है, थायराइड से क्या निकलता है, थायरोक्सिन नामक हार्मोन निकलता है, और इसकी कमी से निम्न विकार होते हैं। थायराइड की कमी से कई विकार हो सकता है, जैसे कि बच्चा अगर है तो बच्चा में अगर थायराइड की कमी हो जाए तो समझिए कि बच्चों में क्या हो जाता है, बुद्धि क्षीणता हो जाती है, मतलब बुद्धि की क्या हो जाएगी, कमी। कम भी नहीं होना चाहिए और अधिक भी नहीं होना चाहिए, जैसे कि तोरा में इसके कारण जनन कार्य संभव नहीं हो पाता। अगर अधिक हो गया फिर भी और कम हो गया फिर भी तो जनन शक्ति क्या जाती है, कमज़ोर हो जाती है, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर थायराइड ग्रंथि अगर सूज गया, फूल गया, तो थायराइड ग्रंथि अगर फूल जाता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, घेघा रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्वाइटर रोग बोलते हैं। घेघा रोग बोलते हैं या तो ग्वाइटर रोग बोलते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर कमी हो जाए तो हम लोग आयोडीन खाते हैं। क्या खाते हैं, आयोडीन नमक खाते हैं। आयोडीन की कमी से क्या होता है, थायराइड होता है, यानी घेघा रोग होता है या ग्वाइटर रोग होता है। और देखिए थायराइड बढ़ता क्यों है, अगर कोई नमक की मात्रा अधिक यूज करता है तो इस वजह से भी थायराइड क्या होता है, थायरोक्सिन जो हार्मोन है शरीर में बढ़ता क्यों है, कोई नमक की मात्रा अगर अधिक लेता है तो उस कंडीशन में थायरोक्सिन हार्मोन क्या हो सकता है, उसकी वृद्धि हो जाती है। कोई स्ट्रेस में बहुत रहता है, टेंशन में बहुत रहता है, तो उस वजह से भी थायरोक्सिन हार्मोन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलिए साहब, चलिए अब देखिएगा साहब थायरोक्सिन की अधिकता से हृदय की गति क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है। मतलब आप अभी जस्ट बताए उसकी बीपी बढ़ जाएगी, अभी जस्ट बताए हैं कि थायरोक्सिन की अधिकता हो जाएगी तो उसकी बीपी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, पसीना चलना शुरू हो जाएगा, हांफना शुरू कर देगा, इस तरह की चीज़ें होती है, ठीक है। और रक्तचाप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, श्वसन दर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये सारे बातें भी बताए थे। तो ये सारे थायरोक्सिन, कल आई थी एक लड़की, उसकी बहन का थायरोक्सिन जो था, थायराइड TSH जो था रिपोर्ट 600 था, 600 था उसका रिपोर्ट में, समझ रहे। जबकि रहना कितना चाहिए, बहुत रहना चाहिए। तो मान लीजिए 2 से 5 के बीच में, 10 बहुत हो गया, बहुत हो गया, उत्तर 600 बढ़ा हुआ। चलिए हाँ, टेंशन में, टेंशन इस बात का हो गया कि वह क्या कहते हैं, टीचर वाला वैकेंसी भरी है, ठीक है। तो अब जो है सो टीचर वाला वैकेंसी भरी है तो टेंशन इस बात का हो गया। पहले टेंशन इस बात का था कि जो दे दिया नियोजित वाला के भरने के लिए, इस लेकर के टेंशन में थी। और फिर बिना बीएड जिसका क्लियर नहीं है उसको भरने के लिए दे दिया, इस बात में टेंशन में और आ गई। और फिर क्या किया कि सीटेट वाला जो नहीं हो पास किया उसको भी बैठा दिया, टेंशन में और आ गई। और कल क्या किया, सब राज वाला देते हैं, सब भर सकता है, वो महा टेंशन में आ गए। 600 बताइए उसका ATH हो गया, बताइए TSH हो गया उसका, TSH रिपोर्ट 600 उसका बता रहा है। कलाही लेकर के बोले सर ये सब क्यों हो रहा, बोले उसको स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब रहती है, बोले स्ट्रेस में क्यों रहती है, कोई प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कि क्या प्रॉब्लम है, मतलब मैरिज है लड़की। तो बोली क्या कि नहीं सर ऐसा कोई बात नहीं है, बात ये है कि टीचर वाला फॉर्म भरिए, हमेशा वही बात सोचते रहती है, ये हो गया वो हो गया, ठीक है। फिर उससे गजब हाल है, तुम उसको नौकरी दे देगा, नीतीश कुमार है कहा। हाँ चलिए अब देखिए थायरोक्सिन की अधिकता से, अगर थायरोक्सिन अधिक हो जाएगा तो एक्सोप्लाज्मिक
एक्सोप्लेथमिक ग्वाइटर नामक रोग हो जाता है, जिसमें मनुष्य का आंख क्या जाता है, फूलकर नेत्रगोलक बाहर आ जाता है। नेत्रगोलक क्या जाता है, बाहर आ जाता है। अगर बहुत अधिक हो जाएगा तो, अगर थायरॉक्सिन क्या देखिए, ये तो हो गया नॉर्मल, मान लीजिए बढ़ा तो आपका जितना रेंज होता है उससे अधिक हो गया तो हृदय की गति बढ़ जाएगी, बीपी बढ़ जाएगा, श्वास दर बढ़ जाएगा। लेकिन काफ़ी अधिक हो गया, समझ रहे हैं, तब आपको जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्सोप्लेथमिक ग्वाइटर रोग हो जाएगा, जिसमें क्या हो जाएगा कि आंख फूल जाएगा और नेत्र गोलक जो है क्या हो जाएगा, समान जितना होता है उससे अधिक बाहर निकल आएगा। देखिए नॉर्मल आंख कैसा है, ऐसा है, ठीक है, और इसको देखिए हो गया क्या, एक्सोप्लेथमिक, तो देखिए कैसा होगी आंख, देख रहे हैं, आया समझ में। चलिए क्लियर है ना। चलिए अब देखिए एक अब था वृषण, वृषण था जिसको टेस्टिज हम लोग बोलते हैं। तो इससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है और ये पुरुष हार्मोन है, इस बात को याद रखिएगा। उस दिन पूछ रहे थे तो सब लड़का बोल रहा था टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो आवर्त चक्र वाला जो पढ़ा रहे थे, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो याद रखिएगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किस में निकलता है, पुरुष में निकलता है। और वृषण में ही यानी टेस्टिज में ही शुक्राणु का क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। और टेस्टिज का जो टेम्परेचर होता है, नॉर्मल जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है उससे 2 या 3 डिग्री क्या होता है, कम होता है, तभी शुक्राणु का क्या हो पाएगा, निर्माण हो पाएगा। अगर टेस्टिज का तापमान अगर शरीर के तापमान से बढ़ गया तो समझ जाइए कि वहाँ शुक्राणु बनना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जितना टेम्परेचर बढ़ेगा धीरे धीरे करके शुक्राणु बनना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ऐसे बात है। चलिए उसके बाद है अंडाशय। आपको पता है कि अंडाशय से एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एवं रिलैक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। रिलैक्सिन नामक हार्मोन उस टाइम निकलता है जिस समय बेबी बॉर्न होता है, ठीक है। तो इस तरह से फ्लैक्चुएट करने के लिए, गर्भाशय को फ्लैक्चुएट करने के लिए ये इस तरह की चीज़ें निकलती है। चलिए साहब, इतना पॉइंट हम लोग इससे ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी मीन वर्ग से संबंधित है? मीन वर्ग, सिल्वर मछली नहीं होगा साहब। शार्क जो है यह मीन वर्ग से संबंधित है। यहाँ से सवाल थोड़ा तब पूछा जाता है, ठीक है। इस टॉपिक को पढ़ाएंगे, जब इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे ना तो उसमें पढ़ाएंगे। इसमें देखिए स्टार फिश जो है, सिल्वर फिश जो है, ये सब है इकाइनोडर्मेटा संघ का जीव होता है, जो ऑप्शन में आपका दिया हुआ था। ये मछली नहीं है, समझ रहे हैं। व्हेल जो है ये सबसे बड़ी क्या है, स्तनधारी मछली, व्हेल दिया था ऑप्शन में। और डकविल्ड प्लेटिपस अंडाजनक स्तनधारी है, मतलब डकविल्ड प्लेटिपस, क्योंकि पता है कि स्तनधारी जो भी होता है वो लगभग क्या करता है, बच्चों को जन्म देती है। लेकिन ये जो है डकविल्ड प्लेटिपस ये क्या करता है, अंडा देता है। यह स्तनधारी का प्रोटोथीरिया प्रजाति है। कौन सा प्रजाति है, प्रोटोथीरिया, प्रोटोथीरिया प्रजाति में आता है ये डकविल्ड प्लेटिपस। मनुष्य जो है किस में आता है, यूरिथेरिया वर्ग में आता है। पढ़ाएंगे जब जीवों का वर्गीकरण तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक में, इसलिए करके बहुत ज़्यादा नहीं डाले, क्योंकि इसको 9 भाग में बांटे हुए हैं। 9 भाग में इसको बांटना है, तो हम डिस्क्रिप्शन में उतना दे नहीं सकते, 3 दिनों तक किसी को पढ़ना पड़ता हमको। चलिए लघु लिखा गया, लघु होता, हाँ लघु होता। लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या जाता है, बहुत अधिक हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, काफी हद तक कम हो जाती है, लगातार बढ़ती है। क्या हो जाएगा आंसर, लघु पथन, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट क्या हो जाएगा, बताइए, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्या होगा, लघु पथन में शॉर्ट सर्किट बहुत अधिक बढ़ जाता है, सॉरी ये विद्युत धारा क्या जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। देखिए जब भी शॉर्ट सर्किट होगा तो ये बंद परिपथ में होगा। बंद परिपथ किसको कहेंगे, बंद परिपथ किसको कहेंगे, जिसका कोई भी सिरा खुला हुआ नहीं हो तो उसे क्या कहेंगे, बंद परिपथ कहेंगे। और बंद परिपथ में क्या होता है कि जितना आवश्यकता होता है उससे अगर अधिक धारा चला जाए, जितना आवश्यकता होता है, जितना आवश्यकता है, मान लीजिए कि इसमें आवश्यकता है जितना विद्युत धारा का, मान लीजिए 100 एम्पियर का आवश्यकता है, लेकिन आप क्या कर दिए इसमें 500 एम्पियर डाल दिए, तो क्या हो जाता है, वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, वो जल जाएगा। ऐसा बात है। इसी वजह से इसको जलने से बचने के लिए कभी कभी होता है कि अचानक देखिए बहुत तेज वोल्टेज आया, बल्ब वगैरह सब कुछ, टीवी वो भी सब उड़ जाता है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग लघु पथन। ऐसा बात है। तो उसको रोकने के लिए हम लोग फ्यूज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, फ्यूज का। फ्यूज का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि फ्यूज का गलनांक जो होता है ना बहुत कम होता है। फ्यूज का गलनांक बहुत कम होता है। बहुत कम होने के कारण क्या होता है कि जो इसमें विद्युत धारा अधिक आएगा,
मात्रा अधिक आएगी तो फ्यूज का जो तार होगा वो क्या हो जाएगा, गल जाएगा। और जो ही गल गया, मान लीजिए यहाँ पर अगर फ्यूज लगा दें हम, यहाँ पर मान लीजिए वो फ्यूज हम लगा देते हैं पतला वायर वाला, मान लीजिए यहाँ पर एक फ्यूज लग गया और एक ही पतला सा वायर है इसमें, तो जब भी यहाँ से विद्युत धारा मान लीजिए जा रही है और बहुत अधिक आ जाएगी, परिपथ में अगर हम फ्यूज जोड़ देते हैं तो फ्यूज का जो वायर होता है इसका गलनांक क्या होता है, कम होता है। गलनांक जो होता है कम होता है, जिसके कारण ये गल के तार टूट जाता है, जिसके कारण क्या होता है, परिपथ भंग हो जाता है और जिसके कारण विद्युत धारा आगे जा नहीं पाती है और उस परिपथ में जो भी लगा हुआ उपकरण है वो सारा जलने से क्या हो जाता है, बच जाता है। तो ये कहलाता है लघु पथन। क्या कहलाता है ये, लघु पथन। अतिभारण क्या है, देखिए अतिभारण क्या होता है, अतिभारण में होता क्या है कि मान लीजिए कि आप परिपथ में दे रहे हैं 100 एम्पियर का विद्युत धारा, ठीक है, 100 एम्पियर का विद्युत धारा दे रहे हैं, लेकिन आप परिपथ में क्या कर दिए, 500 एम्पियर का उपकरण लगा दिए हैं। जैसे कि आप देखिए हम लगाए हुए हैं 180 एच का लगाए हुए हैं बैटरी, और इस पर देखिए हम कितना लगा दिए हैं, इतना 5-6 पंखा हो गया, एडजस्ट हो गया, 8 गो मरकरी हो गया, क्या कहते हैं बोर्ड हो गया, समझ रहे। तो ये सारे चीज़ें हो गया तो क्या हो गया, अति भारण, मतलब भार अधिक पड़ गया, जितना होना चाहिए था उससे अधिक भार पड़ गया, तो इसको क्या बोलेंगे, अति भारण। ऐसे में मतलब विद्युत परिपथ में जब जितना विद्युत धारा प्रवाहित होता है उससे अधिक मान का जब परिपथ में हम उपकरण जोड़ देते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है, अति भारण होता है और उस कंडीशन में भी तार वगैरह क्या हो जाता है, जल जाता है। ऐसे बात है। और परिपथ में विद्युत उपकरण कम हो और विद्युत धारा अधिक आ जाए तब क्या कहलाएगा, शॉर्ट सर्किट कहलाएगा, लघु पथन कहलाएगा। ऐसे बात है। चलिए समझ लीजिए, थोड़ा सा देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन। लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, ज़्यादा बढ़ जाता है। विद्युत परिपथ में धारा का प्रवाह हमेशा बंद सर्किट में होता है। जब बंद परिपथ में धारा का प्रवाह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो शॉर्ट सर्किट या क्या कहलाता है, लघु पथन होता है। ठीक है, ये क्या हो गया, फिर गड़बड़ा गया। धारा का मान बढ़ने पर वोल्टेज का मान क्या होता है, बढ़ता है। अगर धारा का मान बढ़ जाएगा, विद्युत धारा का मान बढ़ेगा तो वोल्टेज का भी मान क्या हो जाएगा, क्योंकि आप पढ़ते हैं V बराबर क्या पढ़ते हैं, IR, तो समानुपाती होता है ना दोनों। तो विभवांतर अगर बढ़ेगा तो I भी यानी विद्युत धारा भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए, शॉर्ट सर्किट से बचने या परिपथ को जलने से बचाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फ्यूज तार का प्रयोग करते हैं। फ्यूज तार जो होता है किससे बना होता है, लेड और टीन का जो मिश्र धातु होता है, लेड और टीन का जो मिश्र धातु होता है उससे बना होता है। फ्यूज परिपथ में उच्च धारा के प्रवाह को क्या करता है, खुद गल करके रोक देता है। आपको बताया भी, वो गल जाता है खुद और क्या कर देता है, परिपथ को भंग कर देता है और कोई भी चीज़ गलने से बच जाता है या जलने से बच जाता है। इसका प्रतिरोध उच्च और गलनांक क्या होता है, निम्न होता है। इसका प्रतिरोध होगा उच्च और गलनांक क्या होगा, निम्न होगा, जल्दी से गल जाएगा। चलिए ठीक है साहब, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये पूरा लगता है गड़बड़ा गया है नहीं। एक मिनट पूरा PDF। हाँ चलिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। तो इस प्रभाव को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अपवर्तन। क्योंकि मान लीजिए एक माध्यम से आती है प्रकाश और जब माध्यम चेंज होता है तो क्या होता है, ये वो डिपेंड करता है विरल माध्यम या सघन माध्यम। अगर मान लीजिए इधर विरल माध्यम है और इधर क्या हो, सघन माध्यम है, तो इसमें क्या होगा कि प्रकाश क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। ये क्या हो गया, अभिलंब हो गया, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। विरल माध्यम किसको कहेंगे, जिसका कण क्या हो, जिस माध्यम का कण क्या हो, हटा हटा हो। जैसे कि यहाँ पर हवा है और यहाँ पर अगर कांच है तो देखिए कांच का जो कण होगा बिल्कुल सघन होगा, सटा हुआ होगा, तो ये कहलाएगा सघन माध्यम। और हवा क्या कहलाएगा, विरल माध्यम कहलाएगा। ऐसा बात है। जैसे कि अगर आप ये सघन कहलाएगा, कांच कहलाएगा सघन, हवा कहलाएगा विरल। ठीक है, तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाएगा तो अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। और यही मान लीजिए कि यहाँ पर कांच है, फिर अगर हवा आ गया तो अब देखिए कांच से किस में आएगा, कांच से हवा में आएगा, मतलब अब सघन से आ रहा किस में, विरल में आएगा। तो जब सघन से विरल में आएगा तब ये क्या होगा कि अभिलंब से दूर भाग जाएगी, अभिलंब से दूर भाग जाएगा। ऐसा बात है। तो इस तरह का कंडीशन है इसमें। बाकी ये चीज़ें और भी आपको पहले भी बताए हुए हैं। अब किस में बताए हुए ये चीज़ें बता देंगे आपको। अगला सवाल पहले देख लेते हैं, दोनों सवाल का एक ही जगह है इसी लेकर के। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। लाल रंग का
प्रकीर्णन कम होता है। आपको बताए थे सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य जो है लाल क्यों दिखाई पड़ता है, क्योंकि बाकी कलर का प्रकीर्णन लाल की अपेक्षा अधिक होता है, तो बाकी सारी किरणें प्रकीर्णित हो जाती है, लेकिन लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है कम होता है, जिसके कारण वो प्रकीर्णित नहीं हो पाती है और सारे रंग प्रकीर्णित होकर के हट जाती है और लाल रंग वहीं पर रह पाती है, जिसके कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा दिखाई पड़ता है, लाल दिखाई पड़ता है। तो इसका मतलब प्रकीर्णन क्या होता है, लाल का कम होता है। और सबसे अधिक किसका होता है, सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होगा, बैगनी का होगा। चलिए साहब, ये दोनों जो सवाल था 7 नंबर और 8 नंबर, दोनों के बारे में प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है, ये सारे पढ़ना है। इसका जो क्या घटनाएं हैं, इसका जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, ये सारे पढ़ने के लिए, चाहे प्रकीर्णन का एग्जाम्पल हो, चाहे आपका क्या कहते हैं अपवर्तन का या परावर्तन का, जो भी है, आप बिहार एसआई मेंस 2022 के क्वेश्चन नंबर 1 में जाकर के पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं बात है। चलिए बहुत बढ़िया, दोनों सवाल को पढ़ सकते हो। चलिए, 1 ओम बराबर 1 वोल्ट रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। बताइए क्या जाएगा, क्योंकि आपको पता है V बराबर आई आर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, V बाय आई। तो V मतलब क्या होता है, वोल्ट, V का विभवांतर हुआ ना, विभवांतर का मतलब क्या हुआ, वोल्ट, और I मतलब क्या हुआ, विद्युत धारा। विद्युत धारा को किससे मापते हैं, एम्पियर से। अगर ये 1 वोल्ट हो जाए, 1 ओम हो जाए ये, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर। पूछवे करेगा हो, ऐसा थोड़े लिखा पड़िया कि हाँ पूछा तो हाँ नहीं। एक बात बताइए, ये बीजेपी कांग्रेस थोड़े है कि कांग्रेस में जाएगा तो बीजेपी में नहीं, बीजेपी में रहेगा, ऐसा बात थोड़े है, वो कहीं भी पूछ सकता है। चलिए साहब, तो आपको बताया अभी जस्ट ही आर बराबर क्या होता है, वी आई, इसी के आधार पर हम लोग निकाले। अब देखिए, ये क्योंकि प्रतिरोध की बात आई है, तो प्रतिरोध के बारे में जो बताया था, कौन बताया था, ओम बताया था, इसीलिए करके प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है। अब देखिए, ओम एक नियम दिया था, क्या नियम दिया था समझिएगा, उसी से हम लोग को प्राप्त होता है V बराबर आई आर। ये बोला कि नियत ताप पर, सबसे पहला नंबर तो यही सवाल आएगा कि ओम के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि स्थिर होती है, ताप, दाब, विद्युत धारा, प्रतिरोध, ये सब दे देगा ऑप्शन में। तो याद रखिएगा, ताप, टेम्परेचर को क्या रखना होगा, नियत रखना पड़ेगा, स्थिर रखना पड़ेगा। नियत ताप पर चालक तार के सिरों के बीच, मतलब ये चालक तार हो गया, मान लीजिए ये भी इसका सिरा हो गया, ये दोनों के बीच का जो विभवांतर होगा, इस दोनों के बीच का क्या होगा, विभवांतर, यानी V जो होगा, इसमें प्रवाही जो विद्युत धारा I होगा, इसके समानुपाती होगा। यानी समानुपाती मतलब V समानुपाती क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, V समानुपाती I हो जाएगा। अगर समानुपाती को हम लोग हटाते हैं तो V बराबर क्या लिखते हैं, आई आर, जहाँ R क्या होता है, प्रतिरोध होता है कांस्टेंट के रूप में, नियत होता है, ये कांस्टेंट होता है प्रतिरोध के रूप में, जो किसी भी पदार्थ का क्या होता है, प्रतिरोध होता है। ऐसे बातें, तो ये सारी बातें हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो यही बात बोला कि विद्युत धारा क्या होता है, समानुपाती होता है। विभवांतर बढ़ने पर विद्युत धारा का भी मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों समानुपाती है, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये अगर घटेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ऐसे बात है। चलिए, इतना बात हम लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुक्त डैश ऊर्जा में परिवर्तित करती है। विद्युत ऊर्जा को किस में, विद्युत ऊर्जा, मोटर है ये, विद्युत ऊर्जा को किस में, यांत्रिक ऊर्जा में। ये बातें एक दिन और भी बताए थे और पढ़ाए हुए हैं। चलिए साहब, थोड़ा सा कौन किस में बदलता है देख लेते हैं। देखिए, डायनमो जो बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, क्योंकि डायनमो में हम लोग क्या करते हैं, यांत्रिक मतलब अगर उसमें हम डीजल या जो भी चीज़ से चलता है वो डालते हैं, तो आप देखिएगा कि उसकी पहिया क्या होती है, अंदर से घूमती है, मोटर उसकी घूमती है, और मोटर घूमने के कारण क्या जाता है, उसका जो है आर्मेचर घूमने के बाद क्या होता है, विद्युत ऊर्जा देती है। ठीक है, मोमबत्ती ये रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में। माइक्रोफोन ये ध्वनि ऊर्जा को किसको, विद्युत ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। उसके बाद देखिए लाउड स्पीकर, ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। उसके बाद देखिए सोलर सेल, ये क्या करता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ट्यूबलाइट ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। विद्युत मोटर ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत बल्ब ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में। विद्युत सेल ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और सितार जो होता है ये यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में।
ऐसा बात है। तो कई बार ये परिवर्तन पूछ देता है, मोमबत्ती के बारे में भी, विद्युत मोटर हो गया, लाउड स्पीकर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, इस सब के बारे में पूछ देगा। चलिए, जब गर्म पानी के सोटे यानी हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत धारा उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? भूउष्मीय ऊर्जा। चलिए, जब गर्म पानी के सोटे यानी हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने के लिए होता है तो इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन क्या कहलाता है? भूउष्मीय ऊर्जा कहलाता है। सक्रिय गीजर द्वारा गर्म पानी के फव्वारे निकाले जाते हैं। सक्रिय गीजर के द्वारा क्या होता है? गर्म पानी का फव्वारा निकलता है। विश्व का सबसे पुराना जो गीजर किसके? यूएसए के येलोस्टोन पार्क में स्थित है। कहाँ है? येलोस्टोन पार्क में, ठीक है। भारत पवन ऊर्जा उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है, क्योंकि पवन ऊर्जा की चर्चा हुई थी। और भारत में तापीय ऊर्जा द्वारा सर्वाधिक क्या होती है? ऊर्जा की आपूर्ति। तापीय ऊर्जा मतलब कोयला को जला करके फिर क्या करते हैं हम लोग? विद्युत का उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक क्या होता है? अपवर्तनांक बताइए कितना होता है? 2.4। इसे तो 10वां वाला किताब में सीधा लिखा हुआ है। कई बार हम लोग 10वां में जब एग्जाम दिए थे तो पूछा था कि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, क्यों? इस तरह से पूछा गया था। चलिए देखिए साहब कि हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है कितना होता है? 2.42 होता है। हीरा जो है क्या है? कार्बन का अपरूप है। क्या है? कार्बन का अपरूप है। और हीरा का अपवर्तनांक अधिक होने के कारण ये प्रकाश को पूर्ण क्या करता है? आंतरिक परावर्तन करता है, जिसके कारण ये क्या होता है? अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही क्या होता है? हीरा चमकता है, ठीक है। लेकिन यह है किसका अपरूप? कार्बन का अपरूप। अब देखिए 2-4 पॉइंट देख लीजिएगा कि किसका अपवर्तनांक कितना होता है, ये भी बात को। और एक पॉइंट याद रखिएगा, हीरा जो होता है विद्युत एवं ताप दोनों का क्या होता है? कुचालक होता है, ठीक है। अब हीरा का अपवर्तनांक पूछा तो हो सकता है कि कल पूछ दे एल्कोहल का अपवर्तनांक या फ्लिंट कांच का, ये सब क्राउन कांच का, ये सब पूछ दे। तो देखिए जल का जो होता है कितना? 1.33। तारपीन जो तेल होता है 1.84। बर्फ का 1.3। देखिए जल से कम होता है इसका। और यह फ्लिंट कांच क्या है? ये फ्लिंट कांच, इसका कितना है? फ्लिंट कांच का कई बार पूछा गया है 1.67। एल्कोहल का 1.33। ग्लिसरीन का 1.47। और क्राउन कांच, ये भी है क्राउन कांच, इसका 1.52। और किरोसिन तेल जो होता है 1.44। ठीक है, इतना याद रखिएगा। हमको लगता है इसमें एल्कोहल, ग्लिसरीन और क्राउन और फ्लिंट ये सारे पूछा जाने वाला है, पूछ सकता है। कांच वाला अधिक पूछता है ये सब। निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? प्रजनन अंग नहीं है, क्या हो जाएगा? बाह्य दल पुंज। ये सब तो बताए हुए हम लोग। चलिए बाह्य दल पुंज। बाकी जो आप देख रहे हैं ये जो है वर्तिकाग्र और वर्तिका, ये स्त्री केसर का हिस्सा। किसका है? स्त्री केसर का, मतलब पुष्प का मादा जनन भाग है। पुष्प का मादा जनन भाग है। और परागकोश जो है इसमें पराग कण होता है। क्या होता है? पराग कण होता है, जो ये पुरुष यानी नर जो है सो जनन का हिस्सा है पुष्प में, ठीक है। पुष्प में नर जनन का हिस्सा है। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इसका 2 मिनट में। देखिए ये जो है बाह्य दल, जो आप देखते होंगे जिस समय पुष्प जो होता है कली के रूप में होता है और उसके चारों तरफ जो हरा रंग का परत होता है जो घेरा हुआ रहता है उसको, तो हरा रंग का जो परत होता है ना, जो बाद में इस तरह से नीचे उभर आता है, तो उसको बोलते हैं बाह्य दल पुंज। उसका काम होता है कि पुष्प जब कली अवस्था में हो तो उसकी सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। उसके बाद जो पंखुड़ी होती है उसको बोलते हैं हम लोग दल पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दल पुंज बोलते हैं, जो अलग अलग कलर का होता है, रंगीन होता है। इसका मुख्य कार्य होता है कि कीट पतंग तितली को अपनी ओर आकर्षित करना ताकि परागण की क्रियाएं हो पाए, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद देखिए ये हो गया आपका परागकोश। परागकोश हो गया। आपको पता है कि परागकोश में ही क्या होता है? परागकण होता है। क्या होता है? परागकण होता है। और परागकोश किसका हिस्सा है? पुंकेसर का, यानी जो नर जनन अंग है पुष्प का, उसका हिस्सा होता है। अब ये देखिए ये जो है इस तरह से डंठल निकला हुआ, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग तंतु बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। और इसी के ऊपर जो ये भाग लगा हुआ यही हो गया परागकोश। और इसके अंदर छोटे छोटे दाने होते हैं जिसको क्या बोलते हैं? परागकण बोलते हैं, ठीक है। परागकण बोलते हैं। अब देखिएगा साहब ये सारे तो नर युवक हो गया। उसके बाद देखिएगा इधर वर्तिका।
वर्तिकाग्र यहाँ से जुड़ा होता है, एक तरह से अंडाशय से एक भाग निकला हुआ होता है और ऊपर में इसके ऊपर छोटा छोटा कण देखिएगा लगा हुआ होता है, तो वो हो गया वर्तिकाग्र। क्या हो गया? वर्तिकाग्र। और ये जो डंठल नुमा जो होती है इस तरह से यहाँ से जिसके ऊपर लगा होता है वो कहलाती है वर्तिका। ठीक है। और यहाँ अंदर में गोल जैसा देखिएगा, पुष्प के नीचे जब खोलिएगा ना तो गोल जैसी संरचना होती है, वो कहलाती है अंडाशय। और ये तीनों मिलकर के किसका निर्माण करती है? स्त्री केसर का। किसका? स्त्री केसर का। उस अंडाशय को जब खोलिएगा तो उस अंडाशय के अंदर में क्या होता है? बीजांड होता है। क्या होता है? बीजांड होता है, जिसके अंदर जो है छोटी छोटी संरचनाएं होती है जिसमें अंड कोशिकाएं उपस्थित होती है। ऐसा बात है। इतना पॉइंट हम लोग इससे याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नहीं है ना? समाप्त है। चलिए।